हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो आइए आज का ऑसम ब्लॉसम सेशन लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपके सामने आ रही हैं नन अदर देन मैथ्यू आर्नोल्ड और उनका क्रिटिसिज्म हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए फ़ोटो देख लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड का। तो ये जो सीरियस सी पर्सनैलिटी लग रही है, इनकी दाढ़ी देखो कुछ यूनिक सी है ना। चलो, इन्होंने जो क्रिटिसिज्म दिया है वो भी यूनिक सा है। तो दोस्तों, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ही इज़ नन अदर देन मैथ्यू आर्नोल्ड, ओके। जिनका पूरा क्रिटिसिज्म वाले वर्क वो सारे हम लेंगे हंसते हंसते कट जाएं पढ़ाई के रास्ते के तहत। तो आइए करना शुरू करते हैं ये यूनिक से दाढ़ी वाले, यूनिक से मैथ्यू आर्नोल्ड की यूनिक से क्रिटिसिज्म वाली थ्योरी। सो दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म वाले वर्क लिखे हैं। तो एक इनका सबसे पहला हम क्रिटिसिज्म वाला वर्क देखेंगे, उसका नाम है द प्रीफेस टू द पोएम्स ऑफ 1853, ठीक है। तो एक उनका वर्क है द प्रीफेस टू द पोएम्स, जो 1853 के आसपास आया है। ये उनका बेसिकली डेब्यू क्रिटिकल वर्क था, ठीक है। तो नो डाउट मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म वाले वर्क दिए हैं, पर वो वर्क जिनके साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया, जैसे डेब्यू फिल्म होती है ना जिसके साथ एक एंट्री करता है हीरो बॉलीवुड के अंदर, वैसे ही जिस वर्क के साथ मैथ्यू आर्नोल्ड ने डेब्यू किया इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो था प्रीफेस टू द पोएम्स ऑफ 1853। इसके बाद भी दोस्तों इनके काफ़ी वर्क आए, जैसे इनके 2 वॉल्यूम ऑफ लेक्चर पब्लिश हुए थे। एक लेक्चर इनका था ऑन ट्रांसलेटिंग होमर और एक इनका लेक्चर था द स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर। तो नाम से पता लग रहा है ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, इसमें जो भी होमर हमारे पुराने राइटर हैं उनके वर्क की ट्रांसलेशन के रिगार्डिंग बात की गई थी। और एक था स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर। सो केल्टिक इज समहाउ द ओल्ड लिटरेचर, इसको आप गूगल कर सकते हैं केल्टिक लिटरेचर को, आपको बहुत जानने को मिलेगा। तो जो सेकंड इनका लेक्चर है स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर, इसमें उन्होंने जो भी केल्टिक लिटरेचर रहा है उसकी स्टडी के रिगार्डिंग बताया था कि कैसे उसमें लिखा जाता था, किस प्रकार से कैरेक्टराइजेशन होती थी, कौन कौन से राइटर्स थे, ठीक है। तो ये उनके 2 लेक्चर्स थे, एक ऑन ट्रांसलेटिंग होमर की ट्रांसलेशन से संबंधित बताया, और दूसरा स्टडी ऑफ केल्टिक लिटरेचर, जो भी केल्टिक लिटरेचर है उसकी स्टडीज़ के रिगार्डिंग पूरा बताया। इसके अलावा दोस्तों इनका एक और क्रिटिकल वर्क भी है, दैट इज़ बेसिकली 2 सीरीज़ ऑफ एसेज इन क्रिटिसिज्म। तो इसके अलावा इन्होंने एसेज की सीरीज़ भी लिखी थी क्रिटिसिज्म में। ऐसे भी ना दोस्तों, जब हम क्रिटिसिज्म देते हैं, क्रिटिसिज्म मीन्स आप किसी के बारे में बता रहे हो, अच्छा बुरा सब बता रहे हो, तो वो जो वर्क है वो ऐसे की फॉर्म में ही आता है, यानी कि ऐसे यानी कि प्रस्ताव की फॉर्म में ही आता है। तो बेसिकली वैसे क्रिटिसिज्म वाले वर्क लिखे जाते हैं। तो ये 3rd नंबर पे हमने किया कि इन्होंने 2 सीरीज़ ऐसे इन क्रिटिसिज्म की भी दी थी, क्रिटिसिज्म में ऐसेज की भी इन्होंने 2 सीरीज़ लिखी हैं, ओके। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव है स्पेसमोडीज़, ठीक है। स्पेसमोडीज़ एक पर्सपेक्टिव है जो लिटरेचर को लिखने से संबंधित है। इसके ये एंटी थे स्पेसमोडीज़ के, ठीक है। स्पेसमोडीज़ क्या होता है इसको मैं आपको पहले समझाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैथ्यू आर्नोल्ड इसके अपोजिट था तो उसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे आप लिटरेचर में कुछ लिख रहे हो एंड यू सडनली कुछ लिखते हो, ठीक है, पर उसको आप थोड़े समय के लिए लिख रहे हो एंड उसके बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, यानी कि सडनली अ थॉट केम इन योर माइंड कि दिस इज़ समथिंग, मैं यहाँ पे इस पोएम में ये ऐड कर रहा हूँ लाइन्स, ये एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, पर आप उसको सिर्फ थोड़े समय के लिए लिखते हो, कंटिन्यू नहीं रखते या रेगुलर नहीं रखते। तो उस प्रकार के तरीके के लिटरेचर लिखने के मैथ्यू आर्नोल्ड अगेंस्ट था। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता था ये जो स्पेसमोडीज़ है, जैसे सडनली एक राइटर के मन में आता है कि मैं ये चीज़ लिख दूँ, ये ऐड कर दूँ, फिर उसको वो कंटिन्यू नहीं करता है, उसको पूरा कंप्लीट नहीं करता है, ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि
आप कोई चीज़ लिख रहे हो, फिर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, रेगुलर नहीं रख रहे, सो कॉल्ड कहने का मतलब आप उसको कंप्लीट नहीं कर रहे, तो वो जो रीडर है उसके लिए गलत हो जाता है, रीडर के लिए गलत हो जाता है, क्योंकि रीडर को अगर आप कोई चीज़ दे रहे हो तो फिर आपका फर्ज बनता है कि आप उसको कंप्लीट करें। ठीक है, सो स्पेसमोडिस समझ आ गया ना? कोई चीज़ आपने बिगिन की पर उसे रेगुलर या कंटिन्यू नहीं रखा, बीच में तोड़ दिया, छोड़ दिया, मरोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो एक चीज़ लिटरेचर में नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ मैथ्यू आर्नोल्ड था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे जो एरिस्टोटल है ना, हमने ऑलरेडी एज अ क्रिटिक कर चुके हैं। सो एरिस्टोटल ने हमें बताया था कि जो पोइट्री का जॉय होता है, जो एक कविता से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, डेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इट्स सब्जेक्ट, वो इसके सब्जेक्ट से परे है, वो उस पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब जैसे जर्नली हम सोचते हैं कि प्यार इश्क मोहब्बत वाली पोएम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, जो आज की जनरेशन है, तो हमको ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट पे लिखिए, आपकी जो पोइट्री है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है द वे ऑफ राइटिंग इट। तो बहुत गहरी बात यहाँ पे कही, एरिस्टोटल ने भी कही थी कि जो एक पोइट्री का, कविता का जॉय होता है, हैप्पीनेस होती है, वो उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी मुद्दे पे लिखिए, वो उससे इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे करती है? द वे ऑफ राइटिंग इट, लिखने के तरीके पे डिपेंड करती है। तो एरिस्टोटल ने भी यही कहा था कि जो जॉय है पोइट्री का, जो उसकी सुप्रीमनेस है, वो उसके सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है, जिस मुद्दे पे वो लिखी गई है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो उस चीज़ के साथ मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी एग्री किया। इसके बाद दोस्तों एक बात थी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था जहाँ पे पर्पल पैच होगा वहाँ पे पोइट्री नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको ऊपर स्पेसमोडिस समझाया, वैसे अब मैं समझाती हूँ आपको पर्पल पैच क्या है। ठीक है, जहाँ पे कहा मैथ्यू आर्नोल्ड ने कि जहाँ पे ये है वहाँ पे पोइट्री नहीं होगी। सो दोस्तों पर्पल पैच पता क्या होता है? जैसे आप कोई लिटरेचर लिख रहे हो तो उसको कई बार हम कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक करने के लिए कुछ शब्द यूज़ कर देते हैं, कुछ सेंटेंस यूज़ कर देते हैं जो कुछ हट जाते हैं, कुछ लीक से हट जाते हैं। मतलब कुछ आपने इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, इतना ज़्यादा कुछ अच्छा ऐड करने के चक्कर में इतना ज़्यादा ड्रामाटाइज कर दिया कि आप अपने पाथ से भटक गए हो। दैट इज़ पर्पल पैच। ठीक है, पर्पल पैच पे हम लिटरेचर में कुछ ड्रामेटिक सेंस ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ना कहानी में ट्विस्ट टर्न नहीं आते तो मज़ा आता है, हाँ अब आगे क्या होगा, तो वैसे आप कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपने उसको इतना ज़्यादा कर दिया है कि ओवर ड्रामाटाइज्ड हो गया है, ओवर एग्जैजरेट हो गया है, तो आप अपने रास्ते से भटक गए हो। ठीक है, सो वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था कि ऐसा पर्पल पैच जहाँ पे है वहाँ पे कविता हो ही नहीं सकती। अगर आप कविता लिखती बार पर्पल पैच यानी कि ओवर ड्रामाटाइज कर रहे हो, चीज़ों को हाई फाई कर रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही ओवर कर रहे हो, तो भूल जाओ, आप जो काम करने के लिए आपने उसको चूज़ किया था आप उसे भटक चुके हो। ठीक है, तो एज अ टर्म्स भी आपने याद रखनी है, स्पेसमोडिस क्या है, पर्पल पैच क्या है, और अगर मैथ्यू आर्नोल्ड इसके अपोजिट है तो उसका कहने का मतलब क्या है। इसके बाद दोस्तों एक सेंटेंस है जो पहले मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर करूँगी। देखिए, like Greek, he believed that actions which powerfully appeal to the elementary feelings and the independent of the time are fittest for poetry। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ग्रीक लोग थे, ग्रीक की तरह ही मैथ्यू आर्नोल्ड बिलीव करता था। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो पावरफुली हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करें, मतलब प्रभावित करें, वो बेसिकली समय से इंडिपेंडेंट हैं और बिल्कुल फिट हैं पोइट्री के लिए। बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत कुछ मैंने इसका हिंदी में समझाया। मेन क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो, कबीर के दोहे हैं, पहले भी थे आज भी थे, हम उसे पढ़ते हैं, उतना एंजॉय करते हैं ना कि नहीं करते हैं, बताओ, करते हैं ना। वैसे ही वो कौन से मिर्ज़ा गालिब के जो शेर व शायरी है वो पहले भी इंजॉय करते थे, आज भी इंजॉय करते हैं। यानी कि आप एक बात मानोगे, अगर एक कविता अच्छी है, वो दिल से सच्ची है, तो वो समय की बाउंडेशन उसको नहीं है। आप समझ पा रहे हो? अगर एक लिटरेचर का आर्ट अच्छा है तो वो चाहे फर्स्ट सेंचुरी में लिखा जाए या 1000 सेंचुरी में लिखा जाए, वो हमेशा हमारे दिल को टच करेगा। तो ये चीज़ ग्रीक लोग भी मानते थे, जो ग्रीक के लिटरेचर लिखने वाले थे वो मानते थे
कि हमारा जो लिटरेचर की जो एक खासियत है, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो बेस्टनेस है, वो टाइम से परे है ना। ऐसा नहीं है कि टाइम में बॉन्डेड है कि आज के समय में लिखी गई तो आज के लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वो अच्छी है तो वो सदियों सदियों तक अच्छी लगेगी। तो ग्रीक ने भी ये बात कही थी, ग्रीक के राइटर्स ने, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी इसके साथ एग्री किया था। ठीक है, तो अभी तक हम 7 पॉइंट्स देख चुके हैं इस स्लाइड पे। एक एक पॉइंट, एक एक MCQ है, फुली कॉन्सेप्ट है। आई होप अच्छे से आपको समझ आ रहा है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगी मैथ्यू आर्नोल्ड, डोंट वरी, पर वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लग रहा है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगी मैथ्यू आर्नोल्ड का टच स्टोन मेथड। ये बहुत ही खास मेथड है। जैसे वर्ड्सवर्थ को हम बोलते हैं नेचर का पोएट है, कीट्स को बोलते हैं ब्यूटी का पोएट है, स्ट्रक्चरलिज्म से हम सॉसर को जोड़ते हैं, डीकंस्ट्रक्शन से डेरिडा को जोड़ते हैं, वैसे ही टच स्टोन मेथड है दोस्तों, जिसे हम मैथ्यू आर्नोल्ड से जोड़ते हैं, क्योंकि टच स्टोन मेथड मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। ठीक है, अब आइए टच स्टोन मेथड क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसको कहकर बेसिकली मैथ्यू आर्नोल्ड ने हमें क्या बताया वो हम करते हैं। आइए देखना शुरू करते हैं, एक एक करके हम इसका एक एक स्टेप लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले इसके तहत उन्होंने कहा हाईएस्ट मॉडल आर एंशिएंट क्लासिकल। तो टच स्टोन मेथड के तहत सबसे पहले कहा कि जो हाईएस्ट मॉडल हैं, सबसे बेस्ट मॉडल जिनको फॉलो करके हमें अपना लिटरेचर लिखना चाहिए, दैट इज एंशिएंट क्लासिकल, यानी कि जो पुराने समय के जो बेस्ट लिटरेचर लिखे गए हैं वो हमारे मॉडल होने चाहिए, उनको हमें फॉलो करना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग हमें अपना वर्क लिखना चाहिए, है ना। जैसे हर किसी का कोई रोल मॉडल होता है, मैं वैसा टीचर बनूंगा, वैसा नेता बनूंगा, वैसा इंसान बनूंगा, वैसे ही कैसे राइटर बनना है, कैसे राइटिंग करनी है, जो एंशिएंट क्लासिकल हैं, पुराने समय के जो बेस्ट वर्क हैं, उन जैसा वर्क लिखना है, उनको मॉडल मानना है। दूसरा उन्होंने कहा उसके जो बेसिकली ये टच स्टोन थे ना, तो ऐसा भी नहीं है कि उसने ये कह दिया कि हर राइटर बेस्ट है, सारे के सारे एंशिएंट वर्क बेस्ट है, नहीं। उसने बेटा 2 लिस्टें दी थी, एक लिस्ट उसमें जिसमें उसने जो बेस्ट राइटर हैं जिनको फॉलो करना है, जिसके वर्क उसे अच्छे लगे, उनका जिक्र उसने किया, और एक लिस्ट उसने दी जिसका उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने बोला इसको फॉलो नहीं करने का। तो सेकंड पॉइंट में उसने हमें जिक्र दिया होमर, डांटे, मिल्टन का, और थोड़ा बहुत शेक्सपियर का, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, जिसकी उसने हमेशा बल्ले बल्ले की, और इसके जो वर्क हैं हमें फॉलो करने हैं, ये उसने हमें सजेस्ट किया। ठीक है, तो किसकी बल्ले बल्ले की? होमर, डांटे, मिल्टन एंड टू एन एक्सटेंट शेक्सपियर की, कि ये बहुत अच्छे राइटर हैं, इनके वर्क बहुत अच्छे हैं, वी शुड फॉलो देम एज अ रोल मॉडल एंड वी शुड राइट देम। और पता है थल्ले थल्ले किसके की? थर्ड पॉइंट उसी का है दोस्तों। उसने रिजेक्ट किया चौसर, ड्राइडन, पोप एंड बर्न्स को। इसने जो है थल्ले थल्ले कर दी चौसर, ड्राइडन, पोप एंड बर्न्स। बाकी तो ठीक है, ड्राइडन की तो मैंने बड़ा सुना था यार, चौसर का भी मैंने बहुत सुना है, आर्नोल्ड को पसंद नहीं आया। ठीक है, तो 3 पॉइंट हैं टच स्टोन ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड में मेरे भाया। सबसे पहले रोल मॉडल में होगा एंशिएंट क्लासिकल का साया, जो एंशिएंट वर्क हैं उनको फॉलो करिए। दूसरा बल्ले बल्ले होमर, डांटे, मिल्टन, शेक्सपियर, बल्ले बल्ले, चौसर, ड्राइडन, पोप, बर्न्स, थल्ले थल्ले। समझ गए ना, पुराने वर्क फॉलो करने हैं, पर किसके? ये इन्होंने हमें बताया। और दोस्तों अच्छा है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड ने एज अ गुरु हमारी हेल्प की कि अगर तुम्हें राइटर के तौर पे पढ़ना है तो तुम इनको फॉलो करो, इनको फॉलो करोगे तो तुम्हारे वर्क अच्छे होंगे। सो इट्स गुड, दैट इज द स्टोन मेथड ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टाइल को लेकर मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या कहा कि स्टाइल राइटिंग का कैसा होना चाहिए। तो एक तो उसको होमर का स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, आप देख सकते हैं होमर को उसने उस लिस्ट में भी शामिल किया है जिसको वो चाहता था फॉलो करें हम टच स्टोन मेथड के तहत एज अ राइटर। तो होमर का ग्रांड स्टाइल उसे बहुत अच्छा लगता था कि हमें होमर की तरह ग्रांड स्टाइल में लिखना चाहिए। और उसका ग्रांड स्टाइल क्या था, उसमें क्या खासियत थी? एक तो नोबिलिटी ऑफ सोल, यानी कि प्योरिटी ऑफ सोल के साथ वो लिखते थे। सीरियस सब्जेक्ट, वाकई ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे मुद्दे लेने जिसमें हमें फोकस करना चाहिए, उस पर लिखते थे।
सिंपल लैंग्वेज, ऐसी भाषा जो कोई भी समझ पाए, पढ़ पाए, रिलेट कर पाए, उस पर लिखते थे। और हाँ, होमर दोस्तों पोइटिकल गिफ्टेड राइटर भी थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने समय के साथ इसे अपनाया, उन्हें गॉड गिफ्ट भी था, ही वॉज अ राइटर इंडीड। ठीक है, तो स्टाइल उनको किसका पसंद था? होमर का पसंद था। होमर के स्टाइल को वो नॉर्मल स्टाइल नहीं, ग्रांड स्टाइल कहते थे। और क्यों कहते थे ग्रांड स्टाइल? एक तो उनकी नोबिलिटी ऑफ सोल की वजह से, मतलब लिटरली जो एक प्योरिटी थी, जो एक अच्छाई थी होमर की, उनके वर्क में दिखती थी। सीरियस अच्छे सब्जेक्ट पे वो लिखते थे, जिन पे वाकई लिखना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे, कोई भी समझ पाए, और वो एक पोइटिकली गिफ्टेड राइटर थे। तो ये सारी चीज़ें चाहते थे कि जो भी राइटर है ना, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। तो टचस्टोन मेथड के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि वर्क लिखती बार हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, और स्टाइल के माध्यम से उन्होंने हमें बताया कि हमारा स्टाइल राइटिंग का कैसा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने क्रिटिसिज्म को लेकर क्या बताया कि जब कभी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्रिटिसिज्म को लेकर उन्होंने क्या कहा, एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं दोस्तों क्रिटिसिज्म का मतलब होता है उसको बुरा बोलना। ऐसा नहीं होता। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जेन्युइन ओपिनियन देना। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। ठीक है, जो भी जेन्युइन नहीं है, अच्छा बुरा आप बताओ, दैट इज क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने कहा जो क्रिटिसिज्म है ये 3 फोल्ड एक्टिविटी है, 3 प्रकार से है। फर्स्ट पर्सनल कल्चर, सेकंड सर्विस टू सोसाइटी, एंड थर्ड सर्विस टू लिटरेचर। कि जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं, एक तो आप पर्सनल, आपका टच वहाँ पे आता है, वो आएगा ही। जो भी पर्सन क्रिटिसिज्म देने जाएगा, जो ऑलरेडी उसकी सोच है, एक्सपीरियंस है, दायरा है, वो उसको टच करेगा। सेकंड उसने कहा क्रिटिसिज्म करके यू सर्व टू दी सोसाइटी। क्रिटिसिज्म करके आप सोसाइटी को सर्व करते हो, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी लिटरेचर के प्रति एक जेन्युइन क्रिटिसिज्म आए जो वाकई बताए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उससे राइटर को पता लगेगा मैंने कैसा लिटरेचर लिखना है। अगर वो अच्छा लिखेगा तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा है। सोसाइटी, कितने लोग हैं ना नॉवल पढ़ते हैं एंड ऑल इंस्पायर होते हैं, यू डोंट नो कहाँ पे किसको क्या क्लिक कर जाए। और थर्ड पॉइंट है सर्विस टू लिटरेचर। लिटरेचर के लिए तो सर्विस है ही। जब आप लिटरेचर का क्रिटिसिज्म दे रहे हो, आप ये बता रहे हो क्या अच्छा है, सामने वाला उसको कंटिन्यू करेगा, क्या बुरा है, सामने वाला उसको रोकेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। तो लिटरेचर तो ऑब्वियसली फिर बेस्ट होगा। ठीक है, 3 फोल्ड एक्टिविटी है कि पर्सनल एक टच क्रिटिसिज्म के दौरान रहता है। ओके, एंड आप 2 चीज़ें सर्व करते हो, सोसाइटी एंड लिटरेचर। लिटरेचर क्योंकि बेस्ट होता जाएगा आपके सजेशंस की वजह से, एंड ऑब्वियसली बेटा सोसाइटी को भी वो हेल्प करेगा। मत भूलना जब नेशनल मूवमेंट हुई थी ना, भारत जब आज़ाद हुआ था, बहुत बड़ा रोल उन पैम्फलेट्स ने किया है जो क्रांतिकारी यहाँ वहाँ देते थे, क्योंकि लोगों को तो पता भी नहीं था कि हमने आज़ाद होना है, लोग तो लगे हुए थे। तो लिटरेचर में बहुत शक्ति है, कलम में बहुत शक्ति है। ठीक है, और जो भक्ति ये कलम की शक्ति जगा सकती है ना, वो यही जगा सकती है। तो क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने देखा राइटिंग कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए राइटिंग का, और क्रिटिसिज्म किस प्रकार का होता है, कैसे टच करता है। आगे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, डेट इज़ डिसइंटरेस्टनेस। ठीक है, जैसे हमारा टचस्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ट से जुड़ा है, वैसे ही डिसइंटरेस्टनेस भी मैथ्यू अर्नोल्ट से जुड़ा है। काफ़ी लंबा पैरा है ये, मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी इसमें है क्या है। ठीक है, देखो इंटरेस्टनेस होता है जब आपका इंटरेस्ट है, आप किसी से, आप मतलब आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में। जैसे अभी आप लिटरेचर पढ़ रहे हो तो सिंपली आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, डिसइंटरेस्टनेस है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपका उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि जर्नली जब हम क्रिटिसिज्म देते हैं, मेरे सामने मान लो कोई बुक आ गई, मुझे उसका क्रिटिसिज्म देना है, मुझे उसके बारे में अच्छा या बुरा बताना है, तो जर्नली व्हाट हैपन, हम ऑलरेडी जो हमारे मन में जो सोच होती है किसी चीज़ को लेकर, वो हम पहले लेकर बैठ जाते हैं, फिर उसका क्रिटिसिज्म देना शुरू करते हैं। तो कहीं ना हम एक जस्टिस नहीं कर पाते अपने वर्क के साथ। ये बात उसने कही कि जब कभी आप कोई क्रिटिसिज्म करने जा रहे हो तो अपने इंटरेस्ट को डिसइंटरेस्ट कर दो। आपकी जो सोच है, आपकी जो बुद्धि है, आप उसको अलग कर दो, उसको अलग रख के आप अपने सामने देखो। जैसे एग्जांपल देती हूँ, चेतन भगत आज के पॉपुलर नॉवलिस्ट हैं, उनके कोई भी नॉवल आए ना तो पहले लोगों को बड़ा
खासकर यूथ उससे बड़ा अट्रैक्ट है कि हाँ पढ़ेंगे, हम मज़ा करेंगे, कुछ अच्छा होगा, है ना। पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर बार ही अच्छा है। मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ ये है कहने का कि हम एक सोच बना लेते हैं राइटर के बारे में, उसके बारे में वैसा ही सोचते कि ऐसा ही लिखेगा, ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है। जो नहीं भी अच्छा लिखता वो भी बहुत अच्छा कर सकता है, मौका तो उसे दीजिए। और जो बहुत अच्छा करता है वो भी डाउन जा सकता है। हु नोज वेयर इज द डेस्टिनी। और अगर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म की जिम्मेवारी है तो ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है, इसको मजाक में मत लीजिए और अपने इंटरेस्ट को डिसइंटरेस्ट करिए। जो है ऑलरेडी भरा हुआ उसको खाली करके आने का, देन घोड़े की तरह जो साइड को लगे होते हैं ना, सीधे जो सामने वर्क है उस पर फोकस करने का, ताकि आपका वर्क निखर के आगे आए, ठीक है। मैं ऐसा भी नहीं कहती कि 100% ही आप अपने ब्रेन को खाली कर दें फिर क्रिटिसिज्म करें। थोड़ा सा साथ रखिए पर सब कुछ साथ मत रखिए। डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट अप्रोच। तो दिस इज डिसइंटरेस्टनेस की जब कभी हमें क्रिटिसिज्म देना है, हमें अपने इंटरेस्ट को डिसइंटरेस्ट कर देना है, उसे दूर रखना है, तभी हम क्रिटिसिज्म अच्छे से दे पाएंगे। आप इस पूरे पैरे को आराम से पढ़ना, बड़े बड़े शब्दों में है, चाहे कोई मोबाइल पे पढ़े या लैपटॉप पे अच्छे से दिखेगा, तो आपको जो मैंने ये सारा बताया आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, क्रिटिसिज्म शुड बी गुड एंड शुड बी जेन्युइन, शुड बी ऑथेंटिक। तो उसके लिए उन्होंने टिप हमें दे दिया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने बताया कि फॉल्स स्टैंडर्ड होते हैं जजमेंट के, ये पीछे वाली से ही संबंधित है। जैसे आप अगर किसी चीज़ को लेके जजमेंट दे रहे हो, आप किसी चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म दे रहे हो, तो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं, कुछ ऐसे पैमाने हैं जो फॉल्स हैं, जो झूठे हैं। वो कौन से हैं? एक तो है पर्सनल एस्टिमेट और एक है हिस्टोरिकल एस्टिमेट। ये पीछे वाली बात ही है कि आपके सामने कोई वर्क आ गया तो आपकी जो ऑलरेडी पर्सनल लेवल पे जो भी आपकी सोच है, जो भी एक्सपीरियंस है, बस आप उसका ही करे जा रहे हो, उसका ही करे जा रहे हो, ना समझ रहे हो ना सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका क्रिटिसिज्म गलत हो जाएगा। अगर आप सारी की सारी अपनी जो पर्सनल आपकी सोच है उसको ही पूरा डाल दोगे, आप वर्क के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, सब जीरो हो जाएगा। वही पीछे वाली बात, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा हिस्टोरिकल एस्टिमेट। कई बार ना किसी वर्क को वो कैसे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसके राइटर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हम उसमें घुस जाते हैं, उस पर घुस जाते हैं, हम देखते ही नहीं है कि वर्क में क्या लिखा गया है। तो अगेन उससे भी आपका क्रिटिसिज्म बुरा हो जाएगा। तो ये जो दोनों ही एस्टिमेट है, पर्सनल लेवल पे चीज़ें रख के जज करना या हिस्टोरिकल लेवल पे चीज़ें रख के जज करना, इन्हें कहते हैं हम फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। ये झूठे स्टैंडर्ड हैं जजमेंट के, इससे आपकी जजमेंट सच्ची नहीं होगी, कच्ची होगी। वो पीछे वाली बात ही है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें पता लगा क्रिटिसिज्म में होता क्या क्या है, फिर हमें पता लगा क्रिटिसिज्म करते वक्त डिसइंटरेस्टनेस रखनी है, और फिर हमें पता लगा क्यों रखनी है, कौन से ऐसे इंटरेस्ट हैं पर्सनल और हिस्टोरिकल वाले जो हमारे क्रिटिसिज्म को खराब कर देते हैं। So ladies and gentlemen, this was all about Matthew Arnold and his criticism। कैसा लगा आपको? ध्यान रखें ये एक एक पॉइंट, एक एक MCQ है, कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से करिए, गूगल करिएगा और आपको पता लगेगा। और सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को जरूर थम्स अप दें, प्यार दें। और दोस्तों ऐसे ही क्या आप अच्छे से करना चाहते हैं इंग्लिश NTA की तैयारी, तो ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9882352458, आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर हमें वहाँ पे व्हाट्सएप करिए, संपर्क करिए, हमारी टीम आपको बेस्ट गाइड करेगी इंग्लिश लिटरेचर NTA की तैयारी के लिए। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, हंसते हंसते कट जाए पढ़ाई के रास्ते। टेक केयर।